आज की क्लास से हम लोग जो अपना सीएमए इंटरमीडिएट का जो जून 26 के लिए जो नया बैच है वो आज से शुरू हो रहा है। और जो हमारा जो बच्चे कई सारे आपके फाउंडेशन पढ़ के आए हैं या बीकॉम पास करके आए हुए हैं, उन लोगों के लिए आज पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में मैं रखूंगा। और थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद अपन कोई ना कोई चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो आपका पेपर नंबर 6 मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं आपको सीएमए इंटरमीडिएट में दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। पहला सब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा ग्रुप 2 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर आपने एक कॉमन वर्ड देखा तो फाइनेंशियल वर्ड कॉमन आ रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सबसे पहले आज के मेरे इस क्लास के बारे में बात करता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। आठों सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यानी कई सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो आपके 3 महीने में, कुछ 4 महीने में, कुछ 5 महीने में खत्म हो जाएंगे। पर यह सब्जेक्ट ऐसा है जो पूरे 7 महीने आपका चलेगा। यानी आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करूंगा, और आपका जो इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीशन होता है वो 31 जनवरी की कट ऑफ डेट रहती है। तो मैं आपको टिल 31 अगस्त तक, सॉरी जनवरी तक आपको ये कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स भी आपका सबसे बड़ा कोर्स है। अब सबसे पहली क्लास के अंदर हम इस पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आप इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेकर के एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। फिर अपने टॉपिक्स पढ़ना अपन शुरू करेंगे। देखिए, हमारा जो पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, इसमें हालांकि एक आपको डिस्क्रिप्शन के तौर पर यहाँ पे कुछ बातें बता रखी हैं, एक बार मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले बेसिक्स अकाउंटिंग अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के बारे में दे रखा है, जो कि 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर का टॉपिक है जो 10% की वेटेज रखता है। फिर अगला सेक्शन सी है, इसके अंदर फाइनल अकाउंट्स, एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के 3 चैप्टर आप पढ़ेंगे, जिसकी वेटेज 20% है। हर टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे अपन। फिर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो आपने 12th क्लास की अकाउंटिंग में पढ़ी है। ये 20% का वेटेज अकेले इस चैप्टर का है। इसके बाद लीज अकाउंटिंग, ब्रांच डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, सेल ट्रांजेक्शन, इसकी वेटेज 15% है। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से आपको एक सेक्शन एफ मिलेगा, जो कि 20% की वेटेज रखता है। कुल मिलाकर के ये सारे सेक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में अपन समझते हैं, देखिएगा। हाँ जी, अब सुने ध्यान से मेरी बातें। देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा, वो है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी ये बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा है। बेसिक अकाउंटिंग का मतलब जो आपने 11th क्लास के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने अकाउंटिंग की साइकिल क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, इन सारी बातों को लेकर के बेसिक्स डिस्कशन आपने अपने 11th क्लास में किया है। वही सारी बातें यहां पर हैं। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन हो गए। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में बातचीत हो गई। अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल एंट्री कैसे बनती है, कैश बुक कैसे बनती है, बीआरएस कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, ये सारा बेसिक्स चैप्टर है। बेसिक्स चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स में क्या क्या आता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये सारा कंटेंट मैं आपको बाद में जाकर के पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद सेक्शन बी आपका अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस को लेकर के है, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर आप 3 चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, आप अभी फाउंडेशन पास करके आए हैं, तो उसमें भी आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा है, कंसाइनमेंट भी पढ़ा है। तो क्या वही सारी चीजें इंटरमीडिएट में होंगी? नहीं। यहां आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ो, चाहे कंसाइनमेंट पढ़ो या जॉइंट वेंचर पढ़ो, सभी टॉपिक आपके एडवांस लेवल के होंगे। इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग वो फाउंडेशन लेवल के हिसाब से नहीं होगी। कोई भी टॉपिक जब आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो वो डिटेल मैनर में पढ़ा जाएगा, यानी कि वो एडवांस कंसेप्ट के आधार पर वो चैप्टर बनाए गए हैं। अगर आप कंसाइनमेंट पढ़ते हो तो मेरा मानना यह है कि आपने फाउंडेशन में कंसाइनमेंट में कुछ नहीं पढ़ा। इसका मतलब बहुत एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ इंटरमीडिएट लेवल पर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चाहे भले ही आप 11th क्लास में पढ़ के आए या सीएमए फाउंडेशन में पढ़ के आए, लेकिन इंटर लेवल में जब आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे,
तो जब आप पढ़ेंगे तब इसके बारे में अपन बात करेंगे। आप जानते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उधार माल बेचता है तो वो अनसिक्योर रहता है इस बात को लेकर के कि सामने वाला व्यक्ति टाइमली उसका पेमेंट करेगा कि नहीं। इस बात को सिक्योर करने के लिए जो बेचने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो सेलर है, वो एक बिल ड्रॉ करता है और सामने वाले व्यक्ति से बिल को एक्सेप्ट कराता है। मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं हर चैप्टर वाइज या हर टॉपिक वाइज कि उसमें अकाउंटिंग आप क्या पढ़ेंगे, है ना। ये इंट्रोडक्शन है, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में डिटेल बातचीत में लिखाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। अब सेलर के द्वारा जो बिल ड्रॉ किया जाता है, सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। कुछ सर्टेन टाइम के बाद, जिस टाइम के लिए वो बिल लिखा गया है, सेलर उस बिल को प्रेजेंट करके अपना पेमेंट रिसीव करता है। अगर पेमेंट डिफॉल्ट होता है तो क्या सारी बातें हैं, वो सारा कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम एक अगला चैप्टर पढ़ते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग टॉपिक इस बारे में बात करता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता है या सेल को इंक्रीज करना चाहता है, तो सेल को इंक्रीज करने के लिए विदाउट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पर अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अलग अलग लोकेशन पर अपने एजेंट को हायर करते हैं और अपना सामान उसको बेचने के पर्पस के लिए भेजते हैं। सामने वाली पार्टी उसको बेचती है और बदले में क्या चार्ज करती है, कमीशन। यानी मान लीजिए मेरा व्यापार अगर जयपुर शहर में है और जयपुर शहर के बाहर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं अलग अलग लोकेशंस पर विदाउट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी विदाउट एनी एक्स्ट्रा खर्चा, मैं अलग अलग लोकेशंस पर एजेंट को हायर करता हूं और उनको अपना सामान बेचने के लिए देता हूं। वो सामने वाली पार्टी उस सामान को बेचती है, बदले में कमीशन चार्ज करती है। तो कंसाइनमेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसी बारे में बात करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस। आप पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर बिजनेस एक प्रकार का टेम्पररी पार्टनरशिप होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक टेम्पररी पर्पस के लिए साथ में आते हैं, एक व्यापार करते हैं। उस व्यापार का वो टेम्पररी पर्पस जैसे ही खत्म हो जाता है, वैसे ही उसका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला साहब दिवाली पे पटाखे बेचने का काम है। अब वो दिवाली पर जो पटाखे बेचने का काम है पूरे साल भर तो चलेगा नहीं, वो केवल 1 या 2 महीना चलेगा। तो टेम्पररी पर्पस के लिए उन्होंने एक बिजनेस बनाया जिसमें पटाखे बेचने का काम होगा। जैसे ही वो टेम्पररी पर्पस कंप्लीट होगा, वो लोग अपने उस बिजनेस को वाइंड अप करेंगे, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस की अकाउंटिंग के बारे में क्या बातचीत है, वो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका यहां पर आप पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े थे, जिसमें आप ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे। देखिए आपको एक मोटे तौर पे बात बताता हूं मैं, यहां पर अलग अलग बिजनेस सेगमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे। कोई भी प्रकार की अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जब की जाती है तो उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग के पीछे है क्या, कि उस बिजनेस से आपने क्या प्रॉफिट और लॉस कमाया। इसका मतलब आप ट्रेडिंग और पीएनएल बना करके निकालते क्या है, प्रॉफिट और लॉस। और फिर आप बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन डेट पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से जानी जाती है, जिससे आप असेट्स और लायबिलिटी की एज ऑन डेट पोजीशन का पता लगाते हैं। तो इसका मतलब कोई भी बिजनेस फॉर्म की बात मैं यहां पर करूंगा, सभी बिजनेस फॉर्म के अंदर वही कॉमन ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके थ्रू आप उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस भी निकालेंगे और असेट्स और लायबिलिटी की एज ऑन डेट पोजीशन भी निकालेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स के बारे में मैंने बातचीत कर ली आपके सामने कि इसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है, उसको लेकर के बात होगी। इसके बाद एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जो कि है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ का चैप्टर। ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, लेकिन मैंने आपको हर बार इस बारे में बात कही है कि आपका यहां पर जो इंटरमीडिएट लेवल पर कंटेंट होगा वो आपका जहां प्रीवियस लेवल पे कहीं भी आपने पढ़ा है, सबसे एडवांस लेवल आपको यहां देखने को मिलेगा। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या, ऐसी कंपनीज या ऐसी संस्थाएं जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यानी उनका ऑब्जेक्ट क्या है, समाज का भला करना, समाज का कल्याण करना। लेकिन जब वो ऐसे काम करते हैं तो उनकी इनकम किस फॉर्म में होती है, पैसा कहां से आएगा जब समाज कल्याण आप करेंगे। तो बड़े बड़े ट्रस्टी लोग या जो समाज का कल्याण करने के उद्देश्य के साथ चलते हैं, वो इस एनजीओ को पैसा देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इस एनजीओ के मेंबर्स कहलाते हैं। और
यहां पर एनजीओ बिजनेस का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की बनती है कि मैंने जिस जिस मेंबर से पैसा उस एनजीओ के बिजनेस को चलाने के लिए लिया है उसकी रिपोर्टिंग साल दर साल में उनको करता रहूं। तो एनजीओ बिजनेस जब भी अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस कमाती है उसको प्रॉफिट और लॉस ना बोल करके वो यहां पर सरप्लस या डेफिसिट की वैल्यू कैलकुलेट करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना करके। और उनकी जवाबदेही किसके लिए होती है? उन मेंबर्स के लिए होती है जो उस एनजीओ को फंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो एनजीओ बिजनेस अपने बिजनेस की अकाउंटिंग को किस रूप में करेगा उसको लेकर के अपन इस चैप्टर में डिटेल में जब आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर आता है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि केवल आपको टॉपिक से मतलब समझना है, फिर जब मैं कोई टॉपिक को शुरू करूंगा तब उसके बारे में डिटेल बात करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऐसा चैप्टर है जो आपने नहीं पढ़ा है कभी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। उन बिजनेस के बारे में बात की जाएगी जो छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे रेडी वाला बिजनेस हो गया या छोटे दुकानदार हो गए। वो क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर नहीं करते, यानी वो प्रॉपर जर्नल एंट्री पास नहीं करते, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। वो अपनी अकाउंटिंग कच्चे में करते हैं। कच्चे में करने का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल ट्रांजैक्शन अपनी कॉपी में नोट कर लिया, आज फलाने व्यक्ति को माल बेचा, फलाने व्यक्ति से माल परचेज किया, इसको उधार माल बेचा, इतना पैसा बैंक में आया, इतना कैश में आया। जो भी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी में लिख लेते हैं। डेली बेसिस का अपना जो भी सेल हुआ, जो भी खर्चा लगा, उसमें से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, घर पे लेके चले गए और उस दिन की अकाउंटिंग को फाड़ करके कचरे में फेंक दिया। यानी कि वो जो भी अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो डेली बेसिस पर इनकम्प्लीट फॉर्म में अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब ऐसे बिजनेसेस के लिए समस्या यह है कि कल को मान लीजिए उन बिजनेसेस को बड़े लोन की आवश्यकता है और बैंक के पास अगर वो जाते हैं तो बैंक बोलता है साहब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएं जिसके आधार पर मैं डिसाइड करूं कि आपको लोन कितना देना चाहिए, कितने पीरियड के लिए देना चाहिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहिए, उसके लिए आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। तो ऐसे छोटे बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो भी अपनी कॉपी के अंदर कच्ची अकाउंटिंग कर रखी है वो एक प्रोफेशनल के पास लेकर के जाते हैं जिसका नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका नाम क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को इन प्रोफेशनल्स को सौंपते हैं। वो प्रोफेशनल इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की मदद से कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके देते हैं। फिर वो छोटा व्यापारी उन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के बैंक के पास जाता है, बैंक से लोन लेता है और अपने व्यापार को चालू करता है। तो कुल मिलाकर के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की मदद से कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाता है, इस विषय में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में बातचीत करेंगे। चलिए, ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो हमेशा इतिहास में सीएमए के 100% एग्जाम में पूछा जाता है और पूरे पूरे पेपर में सबसे मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। 14 मार्क्स का अकेला चैप्टर, अकेला क्वेश्चन इसी से सबसे ज्यादा वेटेज का पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बहुत अच्छा टॉपिक जो आपने पूरा 12th क्लास पढ़ने में लगाया था, यानी एक साल में पूरा आपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग को ही मोटे तौर पर बहुत बड़े लेवल पर पढ़ा था। लेकिन यहां पर हम लोग कुछ एक महीने के अंदर इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि कोर्स ही इतना बड़ा है। लेकिन जब मैं आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो अगर मान लीजिए आप 12th क्लास में भूल चुके हैं या आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग को लेकर के जाऊंगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर आप क्या पढ़ते थे, सब एडमिशन पार्टनर का कैसे होता है, रिटायरमेंट कैसे होती है, डेथ कैसे होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या होता है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है आपने पार्टनरशिप में, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके अलावा अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म को मिला दिया जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, यह आपने नहीं पढ़ी है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू द कंपनी या सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी, यानी पार्टनरशिप फर्म से कंपनी कन्वर्ट कैसे करते हैं, यह बातचीत आपने नहीं पढ़ी है। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यह आपने नहीं पढ़ा है। तो कई सारी पार्टनरशिप आपने पढ़ रखी है, कई सारी पार्टनरशिप आपने नहीं पढ़ी है। बहुत बड़ा चैप्टर है, डिटेल में जब आएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अगला सेक्शन आता है हमारा, अगला सेक्शन है हमारा मॉड्यूल नंबर 5, लीज अकाउंटिंग के बारे में। देखिए एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, लीज अकाउंटिंग के बारे में भी बाद में बात करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करती है, थोड़ा सा वेट करते हैं।
इसके बाद एक चैप्टर है, अभी लीज अकाउंटिंग के बारे में बात करूंगा मैं। अगला एक चैप्टर है ब्रांच एंड डिपार्टमेंट्स। अब ये क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। अभी देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करके बताओ, क्या वीडियो आपको क्लियर है क्या? अभी उस वक्त नहीं होगा पर अभी क्लियर होना चाहिए। एक बार रिप्लाई करो। ओके, चलिए। अगला एक बिजनेस फॉर्म है ब्रांच अकाउंटिंग और एक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखिए ये क्या बातचीत है, एक बार इस छोटे से बिजनेस का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको समझना है। वो एक बार मेरी बात को सुनेंगे। देखिए ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है। मैं अपना व्यापार बढ़ाना चाहता हूं। मेरा व्यापार यानी सेल को बढ़ाने के मेरे पास दो फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं जिसके थ्रू मैं अपनी सेल को बढ़ा सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए मेरे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का काम है। जयपुर शहर के अंदर मैं साइकिल को बनाता भी हूं, साइकिल को बेचता भी हूं। तो मैं कौन सा कस्टमर टारगेट कर सकता हूं? जयपुर शहर का कस्टमर टारगेट कर सकता हूं। अब अगर मुझे सेल अपनी बढ़ानी है तो अलग अलग लोकेशंस पर मुझे जाना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में नियर बाय शहरों में अजमेर आता है, कोटा आता है, भीलवाड़ा आता है, टोंक आता है। इन शहरों में जाकर के मुझे अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं अलग अलग लोकेशंस पे जाके एजेंट को हायर करूंगा। कंसाइनमेंट बेसिस पर अपनी सेल को बढ़ाऊंगा। मैं एजेंट को बोलूंगा देखो मैं साइकिल बनाऊंगा और आपको बेचने के लिए भेजूंगा, आपको बेचना है और जो भी कमीशन बनेगा वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो मेरे को कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ा क्या अलग अलग जगह जगह के? नहीं। वो एजेंट का काम ही क्या है? ट्रेडिंग का काम है, बेचने का काम है। बनी बनाई साइकिल मेरे से खरीदते हैं और बेचते हैं, बीच का कमीशन हम वो कमाते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग हो गया? कंसाइनमेंट फॉर्म हो गया। लेकिन ये कंसाइनमेंट फॉर्म के थ्रू सेल को इंक्रीज करने का काम वो बिजनेसमैन करते हैं जो छोटे व्यापारी आदमी हैं, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है कि साहब मैं कोटा जाकर के एक जमीन खरीदूं, उस पे एक बिल्डिंग बनाऊं, फिर स्टाफ को रखूं और फिर उसके बाद मैं वहां से सेल को बढ़ाऊं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, छोटा व्यापारी आदमी हूं। तो अगर मुझे सेल को बढ़ाना है तो सेल को बढ़ाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक बिजनेस फॉर्म है, वो क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। लेकिन मान लीजिए मैं क्या हूं? अंबानी, अडानी, है ना, बहुत बड़े व्यापारी आदमी है। तो व्यापारी आदमी जो बड़ा है उसको ये टेंशन थोड़ा ना पालनी है। वो क्या करता है? अलग अलग शहरों में ब्रांचेस ओपन करता है। ब्रांचेस ओपन करने का मतलब मैं जमीन खरीदूंगा, उस पर कंस्ट्रक्शन कराऊंगा बढ़िया, और बढ़िया तरीके से उसका सेटअप करूंगा, और फिर अपना एम्प्लॉय हायर करूंगा, एम्प्लॉयज हायर हायर करूंगा, लोग रखूंगा वहां पर, फिर सामान डालूंगा उस जगह पर, फिर वहां से अपना व्यापार चालू करूंगा। तो जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग ब्रांचेस ओपन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी जिसका हेड ऑफिस जयपुर शहर में सिचुएटेड है, और मैं इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर अपनी अपनी ब्रांचेस ओपन करता हूं और उसके थ्रू अपनी सेल को इंक्रीज करता हूं। तो मेरे सामने समस्या क्या है कि मैं उन ब्रांचेस की अकाउंटिंग को कैसे करूं, फिर उन ब्रांचेस की अकाउंटिंग को अपनी हेड ऑफिस की अकाउंटिंग से कंसोलिडेट कैसे करूं, और कंसोलिडेट करके मैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कैसे बनाऊं। इस बात को लेकर के इस ब्रांच अकाउंटिंग के टॉपिक को आप पढ़ते हैं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि मैंने क्या बोली है? तो ब्रांच अकाउंट्स का मतलब क्या है, या ब्रांच का मतलब क्या है? जब भी बड़े बिजनेस हाउसेस या बड़े बिजनेसमैन अलग अलग लोकेशंस पर अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं तो उनकी इंडिविजुअल अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, सभी ब्रांचेस को कंबाइंड करके कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इस बात को लेकर के बातचीत हम अपने ब्रांच अकाउंट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ब्रांचेस आपकी इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती हैं। मान लो मैंने अमेरिका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, मैंने इस्लामाबाद के अंदर मैंने कोई अकाउंटिंग कोई ब्रांच ओपन कर रखी है, तो उसकी अकाउंटिंग मैं कैसे करूंगा? तो वो फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग से रिलेटेड बातचीत भी अपन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या है। ये अलग चैप्टर है। ब्रांच अलग है, डिपार्टमेंट अलग है। अब डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा साहब डिपार्टमेंट का मतलब ऐसे समझो आप कि मेरा काम ये फर्नीचर बनाने का है। फर्नीचर बनाने के प्रोसेस को मैंने तीन अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट क्या है? रॉ मटेरियल लकड़ियों के रूप में मैं लाता हूं, और वो पहला डिपार्टमेंट क्या करता है? उनकी घिसाई करने का काम करता है।
यानी शेप में लाने का काम करता है पहला डिपार्टमेंट। फिर वो शेप में ला करके दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है। दूसरा डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको जोड़ने का काम करता है ना, मतलब एक फर्नीचर का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, बना दिया। तीसरा डिपार्टमेंट उस पर पेंट पॉलिश करता है और फिर उसको मार्केट में बेचता है। तो जब मैं कोई भी फर्नीचर को बनाऊंगा तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में वो फर्नीचर तीन अलग अलग डिपार्टमेंट से होकर के निकलेगा। पहले पार्ट के अंदर उसकी घिसाई का काम होगा, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर उसको जोड़ने का काम होगा, और तीसरे डिपार्टमेंट में पेंट और पॉलिश करके उसको मार्केट में बेचने का काम होगा। तो एज अ कंपनी मैंने क्या करा, अपने प्रोसेस को तीन अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके या चार या पांच अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके उसकी अकाउंटिंग को करने का काम किया। तो अब यहां पर डिपार्टमेंट वन कैसा काम कर रहा है, टू कैसा काम कर रहा है, तीन कैसा काम कर रहा है, इस बात को इंडिविजुअल एनालिसिस करने के लिए आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में सेपरेट डिस्कशन में करूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म क्या है, अगला है इंश्योरेंस क्लेम। पहला चैप्टर आपको जब मैं यही शुरू करवाऊंगा तो इसके बारे में अभी बातचीत नहीं कर रहा, अभी चैप्टर शुरू करूंगा तब इसके बारे में बात करेंगे। अगला चैप्टर है हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, हायर परचेस क्या है। जब भी मैं कोई असेट हायर परचेस यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर खरीद करके लाता हूं तो उसका पेमेंट मैं कैसे करूंगा, टुकड़ों में करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के लिए 5 ट्रक परचेस करे या एक ट्रक परचेस किया, वो ट्रक जो है उसका पेमेंट मैं 5 साल के अंदर 5 इंस्टॉलमेंट के रूप में करूंगा। तो अब मान लीजिए मैं खरीदने वाला व्यक्ति और जिस वेंडर से मैंने उस ट्रक को परचेस किया है वो बेचने वाला व्यक्ति, और मैंने ये ट्रक कैसे परचेस किया है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर परचेस किया है। यानी ट्रक का क्या एक मुश्त पेमेंट कर दिया, क्या मैंने नहीं करा, इंस्टॉलमेंट पर धीरे धीरे पेमेंट मैं करूंगा। तो ऐसे केस में हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, बेचने वाला व्यक्ति हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, और अगर मान लीजिए बीच में मैंने अगर डिफॉल्ट कर दिया उस ट्रक का पेमेंट करने पर, तो वेंडर के पास एक राइट अधिकार होता है इस बात का कि वो आएगा मेरा ट्रक उठा करके ले जाएगा। भाई अगर मैंने 5 साल की इंस्टॉलमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट के बाद डिफॉल्ट कर दिया, मैंने कहा साहब मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, मैं इंस्टॉलमेंट आपकी पे कर ही नहीं सकता, तो वेंडर क्या करेगा, आएगा ट्रक उठा के ले जाएगा। तो वो सारा प्रोसेस कैसे होगा वो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पर इस चैप्टर में पढ़ा क्या जाएगा कि जब भी कोई बिजनेसमैन कोई भी असेट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे खरीदता है तो दोनों पार्टी, खरीदने वाला और बेचने वाला, उनकी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो ये चैप्टर आपको बताएगा। और अगर परचेजर ने कभी डिफॉल्ट किया तो उसका प्रोसीजर कैसे होगा, उसका रिपोजीशन कैसे किया जाएगा, वो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पार्ट पर। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप अपने जीवन में पहली बार कहां देखेंगे, सीएमए इंटरमीडिएट से देखेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन है, वो बात अपन समझते हैं। देखिए भारत देश में जो अकाउंटिंग, पहली बात तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, इसको मैं बोलता हूं ग्रंथ। जैसे हम पढ़ते हैं ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ऐसे ग्रंथ है ना जिसमें बहुत सारे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, वहां से सारे श्लोकों की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के क्या हैं, ग्रंथ हैं। इसमें से सारी अकाउंटिंग की उत्पत्ति हुई है। तो सभी अकाउंटिंग की सारी डेफिनेशन, सारा प्रोसेस, सारी बातें बड़े सिस्टमेटिक मैनर के अंदर लॉ की लैंग्वेज में वो सारी बातें कहां लिखी हुई हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। भारत देश में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं, जिसमें से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटा दिए गए हैं प्रेक्षिका। इसमें से 3 हटा दिए गए हैं तो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने बचे, 29। तो अभी प्रेजेंटली भारत देश में 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी एप्लीकेबल हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करने का काम कौन करता है, तो उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी सीए इंस्टीट्यूट के पास पावर है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाना, उसको मेंटेन करना, उसमें से कुछ हटाना है तो हटाना, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस को लाना। और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए हर कंपनी जो इंडिया के अंदर काम करती है वो बाध्य है इस बात के लिए कि वो अपनी अकाउंटिंग उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करेगी।
कोई भी बिजनेस भारत देश के अंदर चल रहा है और वो अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं कर रहा, इसका मतलब वो गलत काम कर रहा है, और गलत काम के खिलाफ उसकी कार्रवाई हो सकती है, उसका व्यापार बंद हो सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना अपनी अकाउंटिंग के अंदर क्या है, मैंडेटरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब आप बोलेंगे सर हम क्या करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी तो कुछ होना चाहिए। क्या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का काम करता है? क्या नहीं करता। हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम क्या बनाते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप फाइनल में जाकर के एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक सॉरी एक बुक है आपकी, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्ट ऑडिट। एक सब्जेक्ट आएगा पेपर नंबर 19 कॉस्ट ऑडिट का, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने का काम सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाता। तो हमारे पास वो पावर है। इसके अलावा देखिए आपने यहां पर गाप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडियस, आईएफआरएस, ये कुछ सेक्शंस यहां पर आप पढ़ेंगे। क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थोड़ा एडवांस वर्जन इंडियस के रूप में लॉन्च किया गया है सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो भी आप यहां पर पढ़ेंगे। अभी क्या होता है इस बात में, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब इंडियस समझ में आएगा। एक और सेक्शन होता है जिसको मैं बोलता हूं आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। आईएफआरएस का ज्ञान जो है वो आपको सीएमए के फाइनल एग्जाम में जाकर के मिलेगा। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। आईएफआरएस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए मैं व्यापारी या बिजनेसमैन आदमी हूं, कहां का, भारत देश का, और मेरा कोई काम धंधा जो है वो अमेरिका के थ्रू चलता है, इंग्लैंड के थ्रू चलता है, बड़ी फॉरेन कंट्रीज के थ्रू चलता है। मेरा कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो लिंक कहां से हैं, फॉरेन कंट्री के बिजनेसेस से हैं। अब मुझे उन फॉरेन कंट्रीज के अंदर किए जाने वाले बिजनेस का एनालिसिस करना है, उनकी अकाउंटिंग का एनालिसिस करना है। तो कुछ आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं बता दूं, 7 आईएफआरएस हैं। 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड कॉमनली हर कंट्री अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट करके उसको फॉलो करती है। यानी कि अगर आपको किसी दूसरी कंट्री के अकाउंटिंग सिस्टम को समझना है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, आईएफआरएस पढ़ने पड़ेंगे। और वो आईएफआरएस कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जिससे वो दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर बनाई गई अकाउंटिंग को क्या करती है, लिंक प्रोवाइड करने का काम करती है। तो किसी दूसरे देश की अगर अकाउंटिंग को पढ़ना और समझना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आईएफआरएस पढ़ना पड़ेगा। और वो आईएफआरएस हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी लिंक होते हैं, जो कि आप फाइनल में जाकर के पढ़ेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई ये वाली? चलिए, अब यहां पर हमारे पास कोर्स में कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। सबसे पहला है AS1, जो कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करता है कि अकाउंटिंग करते वक्त या अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाते वक्त कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं, 1 मिनट में फटाफट खत्म करते हैं। AS10 पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग। देखिए आपने डेप्रीसिएशन नामक एक चैप्टर पढ़ा होगा। डेप्रीसिएशन का पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, जिसको अब हटा दिया गया है। यानी मैंने बताया था ना 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, 29 एप्लीकेबल हैं, 3 हटा दिए गए हैं। 3 में से एक कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटा दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हटा दिया। तो डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग को कहां मर्ज कर दिया, AS10 में ला करके मर्ज कर दिया, जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग के बारे में बात करता है। इसके बाद द इफेक्ट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। कई बार क्या होता है, हम अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में करते हैं या कहीं फॉरेन ब्रांचेस को ओपन करते हैं, तो ऐसे केस में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हैं वो हर दिन चेंज होती हैं। जैसे डॉलर की कीमत आज जो है कल वो नहीं होगी। तो जब भी आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन करते हैं तो आपका जो अमाउंट है उसमें चेंज हर वक्त आपको देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर के अकाउंटिंग कैसे बनानी है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट AS11 के अंदर आप पढ़ेंगे। इसके अलावा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अपना गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। किसी भी बिजनेस को गवर्नमेंट किसी भी रूप में कोई सब्सिडी या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है तो उसकी अकाउंटिंग वो अपने बिजनेस में कैसे करेगा उसको लेकर के बात की जाएगी। अगला है बोरोइंग कॉस्ट, AS16 सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन सब में। AS16 किस बारे में बात करता है, नाम से समझ में आता है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग का मतलब क्या होता है, लोन लेना।
और लोन पर कॉस्ट कैसे लगती है? इंटरेस्ट के रूप में। मैंने बाजार से लोन लिया, उस लोन पर मैं क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या कहलाएगी? बोरोइंग कॉस्ट। अब वो बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है उसको लेकर के बात की जाएगी। अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम, इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है उसको लेकर के अकाउंटिंग कैसे होगी? AS 22 में पढ़ेंगे। एक चैप्टर मैंने ऊपर छोड़ा था जिसमें लीज अकाउंटिंग के बारे में बात की थी, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से रिलेट करता है कि जब भी आप कोई असेट लीज पर लेकर के आते हैं, लीज का मतलब क्या होता है? किराए पर लेकर के आते हैं, किराए पर लेकर के आते हैं तो उस पर आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तो उसको लेकर के अकाउंटिंग कैसे बनेगी वो लीज अकाउंटिंग के चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है कि ये सारे टॉपिक्स आपके किन किन बातों से रिलेट करेंगे। हर टॉपिक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, यानी ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो बहुत बड़ा विशाल का ये अपना कोर्स है। 7 महीने का पूरा समय मैं आपका 31 जनवरी तक इस कोर्स को कराने में लूंगा। चलिए, अब आज की क्लास से अपन अपना टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा इंश्योरेंस क्लेम का। वो एक चैप्टर आया था जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, अब करूंगा मैं। उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, पढ़ने से पहले मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पढ़ाने के, वो मैं आपको बता देता हूं। हर क्लास के अंदर मैं बताता हूं। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक कॉपी बनानी है। आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हो सकता है 5 कॉपियां भी भरें। यानी कि हर कॉपी अपने आप में जो है एक एक चैप्टर भी ले सकती है। जैसे पार्टनरशिप पूरी एक कॉपी ले जाती है, तो इस तरीके से आपको 4 से 5 कॉपियां बनानी पड़ेंगी। अगर आपने मोटी कॉपी बनाई है तो 4 या 3 में भी काम हो जाएगा, पतली कॉपियां बनाई है तो 5 और 6 भी लग सकती हैं। हर टॉपिक जो भी मैं पढ़ाता हूं उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा कंटेंट मैं आपको लिखवाऊंगा। लिखवाने के बाद CMA इंस्टीट्यूट सिलेबस 2022 के सारे क्वेश्चंस मैं एक जगह पे सॉल्व कराऊंगा। फिर 2016 सिलेबस यानी कि पुराना जो अटेम्प्ट है, 2022 सिलेबस के अलावा पिछला सिलेबस है उसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। पिछले 10 साल यानी 2016 से लेकर के अभी 2025 तक के पास्ट एग्जाम में आए हुए जितने क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर खत्म होने के बाद मेरी बुक जो है उसके अंदर मैंने डाले हुए हैं, उन सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी? 2022 सिलेबस, 2016 सिलेबस और पिछले 10 साल के एग्जाम के क्वेश्चंस, ये सारे मैं कॉपी में नोट कराता हुआ चलूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसको 10 दिन के बाद आप वो भूल जाओगे, 20 दिन के बाद तो 100% भूल जाओगे, और 1 महीने के बाद तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, पता नहीं क्या ही पढ़ा था हमने। अब यहां पर इतने सारे चैप्टर आप पढ़ेंगे, एक समय बाद आपके दिमाग से वो सब चीजें साफ होती जाएंगी। तो उसके लिए जरूरी क्या बातें हैं वो बातें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना है आपको। जो भी काम कॉपी के अंदर मैं नोट कराता हूं बड़े सिस्टमेटिक मैनर में नोट करना। चैप्टर खत्म होने के बाद ये इंश्योर करना क्या हमने उस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रॉपर लिख लिया है। 22, 16 पास्ट 10 साल के सारे क्वेश्चन एक जगह पे सॉल्व कर लिए हैं क्या? क्योंकि 1 महीने बाद जब आप भूलोगे, 3 महीने 4 महीने बाद जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपकी कॉपी मेंटेन होगी, तो आप फटाफट रिकॉल कर पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? 3 गोल्डन बातें मैं आपको बता देता हूं। CMA इंटरमीडिएट आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट साल है। मैं पहली क्लास में बोलता जरूर हूं, मैं बोलूंगा तो ध्यान से सुनना है। आपके जीवन का गोल्डन ईयर मैं क्यों बोल रहा हूं? ये या तो ये जीवन को बना देगा या ये साल जीवन को बर्बाद कर देगा, है ना। वर्ड भी मैं ऐसा खराब यूज कर रहा हूं, बर्बाद कर देगा मतलब क्या कि CMA इंटरमीडिएट बन गए तो फाइनल आसानी से क्लियर हो जाएगा। और भारत देश के अंदर 90% विद्यार्थी या तो इंटरमीडिएट जो क्लियर करने वाला क्लियर कर जाएगा, और 90% विद्यार्थी इंटरमीडिएट को नहीं कर पाने की वजह से इसको छोड़ करके चले जाते हैं। फिर अपने जीवन में जहां जहां स्ट्रगल करना है वो स्ट्रगल करते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया तो फाइनल भी आसानी से क्लियर हो जाएगा और लाखों के पैकेज आपके हाथ में आ जाएंगे। तो ये साल जो है आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने फाउंडेशन जो पढ़ा और इंटर अब जो पढ़ोगे उसमें फर्क कितना है? 19-20 का नहीं है, जमीन आसमान का फर्क भी नहीं है, आसमान और पाताल का फर्क है। यानी बहुत सारा कंटेंट आपको यहां पर पढ़ना है। और समय कितना है अपने पास? 1 साल का। चाहे भले ही कोई बच्चा आप में से बीकॉम पढ़ के क्यों ना आया हो, बीकॉम में भी बेकाम की डिग्री है, कुछ भी पढ़ाई आपने नहीं करी हुई है। इसका मतलब इंटरमीडिएट वो साल है जिसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, मास्टर्स करते हैं तो एमकॉम प्रीवियस, एमकॉम फाइनल,
5 साल का कंटेंट आप अकेले 1 साल में पढ़ लेते हैं, और उसका परसेंटेज पोर्शन कितना है, केवल 30%। यानी इंटरमीडिएट का 30% पोर्शन इक्वल इनटू 5 साल, 70% आपको और पढ़ना है। तो अब इन सारी पढ़ाइयों को करने के लिए आपका ध्यान सिर्फ 3 बातों पे होना चाहिए इस 1 साल के लिए। वो 3 बातें क्या हैं? पहला, खाना। दूसरा, सोना। और तीसरा, पढ़ाई करना। इसके अलावा चौथी बात आपके दिमाग में आ रही है ना, तो वो गड़बड़ है। इसका रिजल्ट परसेंटेज इंटरमीडिएट का क्या है? 10 to 15 to 20% मैक्सिमम। फाउंडेशन का रिजल्ट परसेंटेज क्या है? 70-80% रिजल्ट जाता है। आप कोई सा भी दुनिया का कोर्स उठा के देख लें, यूपीएससी पे मत जाना, बाकी सभी प्रकार के, चाहे 11th पढ़ के आए हो, चाहे 12th, चाहे बीकॉम, कहीं भी रिजल्ट परसेंटेज बहुत बढ़िया रहते हैं, 90, 95, 98। यहाँ नहीं रहता है। यहाँ जो पढ़ेगा उसी को मिलेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं है। मेहनत भयंकर करनी पड़ेगी अपने को, समझा की बात? अब 3 गोल्डन रूल जो मैं बता रहा हूँ इंटरमीडिएट पास करने के, वो मैं बता देता हूँ। मेरे इतिहास में 10 साल का जो मेरा टीचिंग इतिहास है, वो ये बोलता है कि हर क्लास में, इंटरमीडिएट की क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये 3 बातें बोलता हूं। और जब मैं 4 महीने 5 महीने अपने कोर्स को कर चुका होता हूं या एंडिंग पर होता हूं मैं, तो मैं बच्चों से पूछता हूं ये 3 बातें कितनों ने कंप्लीट करी। तो अगर मेरी क्लास में 100 बच्चा बैठा है ना, तो उसमें से 20 बच्चा, तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 15 बच्चा हाथ खड़ा करके ये बताता है सब हमने ये 3 बातें पूरी करी हैं। 85 बच्चा वो 3 बातें पूरी नहीं कर पाता। ये तपस्या है जो 3 बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूं। पहली, क्लास को रेगुलर अटेंड करना। दूसरा, जो भी क्लास टेस्ट होते हैं उसको रेगुलर देना। और तीसरा, अपनी जो कॉपी मैं आपको बनवाऊंगा उसको प्रॉपर तरीके से नोटिंग करना। यानी हर बात, हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक मैनर में नोट होनी चाहिए। अब अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड करोगे तो कॉपी भी तो मेंटेन कर लोगे, पर यही तो बड़ी टास्क है कि क्लास रेगुलर अटेंड नहीं होती है। एक और बात ध्यान रख लेना आप, इंटरमीडिएट में अभी आपकी 4 क्लासेस शुरू हुई हैं, एक समय बाद आपकी 8 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट में 5 दिन का ऑफ कर लिया, तो 8 पंजे कितने हो गए? 40। 40 घंटे की क्लासेस का बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, जो आपका इंटरमीडिएट का पूरा साल निकल जाएगा और आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत सही तरीके से मैं बात कर लेता हूं कि जिस बच्चे को अपना करियर बनाना है, मेरी इन बातों पे गौर कर लेना। अगर आपने एब्सेंट की, क्लास को रेगुलर नहीं रखा, तो आप अपने जीवन का कल्याण कर चुके हैं, है ना? इसी साल में कल्याण हो जाएगा वो। फिर मैं उस बच्चे को बोलूंगा एक नए बैच में आकर के बैठे। ऐसा ना बोलना पड़े, तो मेरी इन 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या बोला? क्लास रेगुलर, टेस्ट और कॉपी मेंटेन करना, ये काम बढ़िया से करना है। चलिए, अब अपन अपनी बातचीत को शुरू करते हैं और अब चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका क्या नाम है? इंश्योरेंस क्लेम। तो अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे। चलिए, अब मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी पहले बातचीत करूंगा, फिर इसके बारे में सारी बातें लिखवाता चलूंगा, समझाता चलूंगा, मेरे साथ साथ आपको लिखते चलना है। चलिए, अब देखिए इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर किस बारे में बात करता है। इंश्योरेंस क्लेम नाम से समझ में आता है कि साहब हमने कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी होगी और हमारा कोई ना कोई नुकसान हुआ जिसके अगेंस्ट में हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने जाएंगे। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज देखते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, है ना? अपने आभूषण, यानी कि अपने जो आपके सोना ज्वेलरी होता है उसका इंश्योरेंस हो गया, मोबाइल का इंश्योरेंस हो गया, अपने बिजनेस के असेट्स का इंश्योरेंस हो गया, कोई बिजनेसमैन स्टॉक का इंश्योरेंस कराता है। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे इंश्योरेंस हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। यहां इस चैप्टर में हम कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे? वो जो बिजनेस से रिलेटेड है। और बिजनेस से रिलेटेड एक बिजनेसमैन यानी व्यापारी आदमी 2 प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है। पहली, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, और दूसरी होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। यानी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेव करने के लिए 2 इंश्योरेंस पॉलिसी में, पहली मैंने कौन सी बताई है? स्टॉक पॉलिसी। कल को मान लीजिए व्यापार में आग लग जाती है या व्यापार में कोई चोरी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है,
तो उसका स्टॉक का नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए आग लग गई, आग लगने से आपका सारा सामान जल गया, नुकसान हो गया आपका। अब इस नुकसान से बचने के लिए अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल जाएगा और पैसे से नया स्टॉक परचेज करके आप अपने व्यापार को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहली हम पढ़ेंगे स्टॉक पॉलिसी, कि स्टॉक से होने वाला नुकसान या आग लगने की वजह से स्टॉक के होने वाले नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी से किस तरीके से क्लेम के रूप में मांगते हैं। चलिए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे और उसके साथ साथ समझते जाएंगे। चलिए लिखेंगे, अ बिजनेसमैन may have two types of two types of insurance policy. Number one, number one, loss by fire या लॉस ऑफ, इसको लिखेंगे आप लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ड्यू टू फायर। नंबर बी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ड्यू टू dislocation of the of the business। चलिए क्या बातचीत बताई एक बार समझते हैं अपन। देखिए बिजनेसमैन दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है, एक स्टॉक पॉलिसी और एक प्रॉफिट पॉलिसी। स्टॉक पॉलिसी किस लिए लेता है कि अगर बिजनेस में आग लग गई और सामान जल गया तो स्टॉक के नुकसान का क्लेम मैं इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगूंगा, वो स्टॉक पॉलिसी में आप पढ़ेंगे। दूसरा दूसरा है प्रॉफिट पॉलिसी। दूसरा बिजनेसमैन एक प्रॉफिट पॉलिसी लेता है, क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस डिसलोकेट हो गया तो उसमें प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगोगे। तो यानी कि ये चैप्टर आप दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट तो आपको समझ आ गया, देखो सर कि स्टॉक का जल गया, नुकसान हो गया, तो उससे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे मांगना है, वो एक बात हो गई। अब सर ये दूसरा प्रॉफिट पॉलिसी क्या है, इसकी छोटी सी बात मैं समझा रहा हूं, फिर जब ये दूसरा सेगमेंट में पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। इस प्रॉफिट पॉलिसी के बारे में सुनना ध्यान से, मैंने क्या बात कही। मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ और मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होकर के व्यापार 3 महीने चला। कब कब? अप्रैल, मई, जून। और 1 जुलाई को व्यापार में आग लग गई। अब आग लगने की वजह से मान लो 1 जुलाई को आग लगी तो क्या 2 जुलाई से व्यापार कंटिन्यू हो सकता है क्या? नहीं। पहले उस प्रमाइसेस की मैं मरम्मत कराऊंगा, ठीक कराऊंगा, तभी तो व्यापार चालू करूंगा। अब मान लीजिए 1 जुलाई को आग लग गई और बिजनेस 3 महीने तक इंटरप्ट रहा, यानी कि 3 महीने तक उस प्रॉपर प्रमाइसेस को रीलोकेट करने में मुझे समय लग गया। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर वो 3 महीने मेरा व्यापार बंद रहा। क्यों? क्योंकि मैं उस 3 महीने को बिजनेस जो डिसलोकेट हो चुका है उसको मरम्मत कराने में समय लगेगा। अब मेरे सामने समस्या यह है कि साहब इस 3 महीने के अंदर जब तक मेरा व्यापार कंटिन्यू नहीं चलेगा, तो अगर मान लो आग नहीं लगती तो मैं उस 3 महीने व्यापार करता करता तो सेल करता, और सेल करता तो उस पर प्रॉफिट भी कमाता। लेकिन वो 3 महीना व्यापार नहीं होने की वजह से सेल का नुकसान तो हुआ, साथ में ही सेल पे कमाता जो मैं प्रॉफिट वो नहीं कमा पाया, तो उस प्रॉफिट का नुकसान भी मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांग सकता हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझसे क्या कहती है, बोले साहब आपने जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो आपकी सेल का नुकसान हुआ है उस सेल पर बनने वाले प्रॉफिट के नुकसान का भी हम आपको क्लेम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके घर की दाल रोटी उस 3 महीने के लिए ना रुके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टॉक पॉलिसी के तहत स्टॉक के नुकसान को कवर करते हैं, प्रॉफिट पॉलिसी के तहत आपकी दाल रोटी को कवर करते हैं, और वो इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम भी आपको देती है। अब कैसे देती है वो एक आगे का विषय है, अपन धीरे धीरे करके एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, क्लेम फॉर लॉस ऑफ
स्टॉक। हाँ जी, लिखेंगे whenever fire occurred in the business premises, then entire stock were lost due to fire, and businessmen put take a policy to claim or cover the loss due to fire by amount of claim by amount of claim as follows। आगे लिखेंगे there are two type of stock for which businessmen for which businessmen take a policy। Number one, countable nature stock, countable nature stock, और number two, non countable नेचर स्टॉक। सारी बातें मैं समझाऊंगा, नोट करते चलेंगे। सबसे पहले पॉइंट में मैंने बात करी काउंटेबल नेचर स्टॉक। काउंटेबल नेचर स्टॉक, इसमें लिखेंगे इन दिस केस इफ फायर अकर्ड इन द business premises in the business premises then businessmen prepare a note for loss of stock by physically verification of stock and amount of loss should be calculated and claim lodge with the insurance company with the insurance company for लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए पहले आप यहां तक की बात को नोट करेंगे।
जो भी काम, जो भी कंटेंट मैं आपको नोट कराऊंगा, बहुत सिस्टमेटिक मैनर में प्रॉपर तरीके से नोट करना हर चीज को। नोट कर लिया सभी ने यहां तक का? चलिए देखिए मैंने क्या बातचीत करी है, इसको एक बार समझना। सबसे पहले पार्ट में मैं शुरू कर रहा हूं कि अगर बिजनेस के अंदर आग लगने की वजह से आपका स्टॉक जल जाता है या उसका नुकसान हो जाता है, तो उस बात का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि वेन एवर फायर अकर्ड इन द बिजनेस प्रमाइसेस, द एंटायर स्टॉक वर लॉस्ट ड्यू टू फायर, यानी आपका सारा स्टॉक जल चुका है, उसका नुकसान हो चुका है। एंड बिजनेसमैन पुट टेक अ पॉलिसी, वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर करता है या क्लेम मांगता है ड्यू टू फायर की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसके अगेंस्ट में अमाउंट ऑफ क्लेम वो मांगता है। कैसे मांगता है, तो मैंने उसके बारे में बात करी। यहां पर दो टाइप का स्टॉक होता है जिसके लिए इंश्योरेंस बिजनेसमैन पॉलिसी के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगा। अब वो दो टाइप का स्टॉक कौन सा है? पहला मैंने बोला काउंटेबल नेचर स्टॉक, दूसरा मैंने बोला नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। एक बात बताओ, कई बार बिजनेस में दो टाइप के स्टॉक बनते हैं। जैसे मान लो मेरा काम कार बेचने का है, मेरे स्टॉक में 50 कारें खड़ी हैं, बिजनेस में आग लग गई जिसमें से 30 कारें जल गईं, 20 कारें नहीं जली, मैंने आग को बुझा लिया। तो ऐसे केस में काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में मैं आसानी से फिजिकली वेरीफाई कर सकता हूं कि मेरा नुकसान कितना हुआ है। यानी 30 कारें मेरे को नुकसान हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उनकी वैल्यू रिकॉर्ड्स में से मैं निकालूंगा और ये बोलूंगा साहब एक कार की इतनी वैल्यू है, 30 कार की इतनी वैल्यू है, इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा आप क्लेम दे दो। तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई ना। तो जब भी काउंटेबल नेचर स्टॉक के बारे में बात की जाती है तो वहां कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यानी आप जो फिजिकली वेरीफाई करके मालूम करते हैं कि आपका स्टॉक कितना नुकसान हुआ है, उसकी वैल्यू आप अपने रिकॉर्ड से चेक करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग लेते हैं। समस्या कहां है? समस्या है नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में। जैसे मान लीजिए मैं कपड़ा व्यापारी आदमी हूं, मेरे थान कपड़ों के हैं, अब कपड़ा जल गया, कितना कपड़ा जल गया, कितना बच गया, आइडेंटिफाइड नहीं है, नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक है। ऐसे केस में मैं कैसे मालूम करूंगा कि मेरा नुकसान कितना हुआ और वो नुकसान का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे मांगना है? तो काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में तो कोई क्लेम कैलकुलेशन बनाने का प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप फिजिकली वेरीफाई कर पाते हैं कि कितना स्टॉक का नुकसान हुआ है, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड्स में से चेक करते हैं और डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग लेते हैं। समस्या कहां है? समस्या है नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में। अब देखिए, पहले तो मैंने बात क्या करी है काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में। In this case, if fire occurred, the business premises, the businessman prepare a note, वो एक नोट बनाता है जिसके थ्रू जितना भी उसका लॉस ऑफ स्टॉक है वो कैसे पता लगाएगा? बाय फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। उसको मालूम पड़ जाएगा साहब फिजिकली 30 कारें जल गई हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो अपने डेटाबेस में से लेगा और उसका नुकसान उसको पता लग जाएगा।
अब उस अमाउंट ऑफ लॉस को वो कैलकुलेट करके क्लेम लॉन्च करेगा किसके ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक के अगेंस्ट में, और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेगा। कोई आपत्ति थोड़ी ना इसके अंदर। अब आपत्ति किस में है, नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में। चलिए अब उसको लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2, नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। इसमें लिखेंगे, इन दिस केस if stock is non-countable nature, then businessman or trader prepare a note for valuation of stock on the date of fire by preparing a memorandum trading account and find by balancing figure that how much stock available on the date of fire. If, या इसको आगे लिखेंगे, if any stock is saved from fire, then that amount will be reduced from stock available on the date of fire. For लॉस ऑफ स्टॉक। अभी सारी बात मैं समझाऊंगा, पहले नोट करेंगे। चलिए इतनी बात को नोट कर लें। कर लिया आप सभी ने। चलिए अब देखिए, एक हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है,
सबसे पहले लिया मैंने 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर मैंने लिया 2 परचेस। परचेस मैं कब तक लूंगा, तो मैं लिखा अप टू द डेट ऑफ फायर। इसके अलावा बाय सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर। इसके अलावा 2 वेजेस अप टू द डेट ऑफ फायर। 2 ग्रॉस प्रॉफिट और बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसकी वैल्यू निकाली जाएगी बैलेंसिंग फिगर से, और ये टोटल आपके पास आप कर लेंगे। चलिए इतनी बात को नोट करेंगे आप। देखिए जब भी मैं आपको ये अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, आपको इस सोच के साथ अकाउंटिंग को पढ़ना है कि ये कंसेप्ट नहीं है कुछ, इस तरीके से पढ़ना है कि आपको कल को एक धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो आप कैसे सोचेंगे सारी बातों को। बहुत सिंपल शब्दों में इन सारी बातों को करूंगा मैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि किसी भी बच्चों को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि साहब हमारी को 11 ट्वेल्थ में जर्नल एंट्री कैसे बनती है, क्यों डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट करते हैं, हर बात का लॉजिक दूंगा मैं। कोई भी चीज अकाउंटिंग में क्यों बनाई गई है, किस सोच के साथ बनाई गई है, किस अप्रोच के साथ बनाई गई है, इन सारी बातों को मैं डिस्क्राइब करूंगा। चाहे भले ही आपकी अकाउंटिंग में आपको वो एंट्री का कंसेप्ट नहीं मालूम है कि वो क्यों डेबिट कर रहे हैं, तो आपको पूछना है कि कोई भी को किसी भी चीज को क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट है, हर बात को करने का लॉजिक है, यहां पर हर बात को करने का रीजन है। कई बार हम जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या और कोई टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पर कुछ फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, अब वो किस अप्रोच के साथ बनाए गए हैं वो एक अलग है, पर अकाउंटिंग के अंदर हर बातें किसी लॉजिक के साथ रखी गई है। हर बात का मैं लॉजिक आपको दूंगा। कहीं भी आपको समझ में ना आए तो इंटरेक्टिव क्लास को बनाते हुए आपको उसको पूछना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैंने आपको ये क्या बात लिखवाई, इसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैं कपड़ा व्यापारी आदमी, मेरे बिजनेस में आग लग गई। अब समस्या मेरे सामने यह है कि वो जो आग लगी है वो स्टॉक कौन सा है, नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक है। तो कैसे मालूम करूं कि मेरा नुकसान कितना हुआ। तो मान लीजिए मैंने बोला मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 1 जुलाई को बिजनेस में आग लगती है। तो व्यापार कितने महीने चला, अप्रैल मई जून, 3 महीना व्यापार चला। 1 अप्रैल को बिजनेस में आग लग गई। अब 1 अप्रैल की डेट, सॉरी 1 जुलाई को बिजनेस में आग लग गई। अब 1 जुलाई को जब बिजनेस में आग लगी, तब पहला काम तो मैं आग बुझाने का करूंगा। फिर आग बुझाने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि मेरा नुकसान कितना हुआ। अब अगर वो नुकसान मुझे मालूम पड़ जाए तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना। तो अब वो नुकसान की कैलकुलेशन में कौन सी डेट को बना रहा हूं, 1 जुलाई को बना रहा हूं। मुझे बताओ कि एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कब जाता है। तो आप बोलेंगे सर साल के अंत पे बनाया जाता है, 31 मार्च को बनाया जाता है ट्रेडिंग पीनल। लेकिन अगर आप साल के बीच में कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसको मैं किस नाम से बोलता हूं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं 1 जुलाई को खड़े होकर के पता है कैसे सोच रहा हूं, देखो मैं कैसे बोल रहा हूं। मैंने बोला साहब साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कितना था वो तो रिकॉर्ड से पता लग जाएगा, भाई पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग हो गया। मैं बोलूंगा साहब मैंने अप टू द डेट ऑफ फायर, इसका मतलब मेरे एग्जाम्पल में 3 महीना, अप्रैल मई जून, 3 महीने अप टू द डेट ऑफ फायर तक परचेज कितनी करी, अप टू द डेट ऑफ फायर तक के वेजेस कितने लगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे, अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल कितनी हुई, और उस सेल पर जीपी रेट। अब जीपी रेट कहां से मालूम पड़ेगी, भाई जीपी रेट तो पिछले साल, जीपी रेट तो कब निकलती है,
जब साल के अंत पे एक्चुअल ट्रेडिंग बनता है। तो यहां पर जीपी रेट को लेकर के एक डिस्कशन है, वो डिस्कशन मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको मेरी बात समझना यह है कि वो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट सवाल में गिवन होगी, ऐसे समझो आप। तो आप क्या करेंगे, सेल के ऊपर उस जीपी रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और आप बैलेंसिंग फिगर से, ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यानी 1 जुलाई को खड़े होकर के, ध्यान से सुनना मेरी बात को प्रेषिका, 1 जुलाई को खड़े होकर के मैं अपने बिजनेस का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, और यहां से बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा कि जब आग लगी है उस वक्त मेरे प्रमाइसेस में कितना स्टॉक अवेलेबल था। जैसे मान लीजिए बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकल के आता है 5 लाख रुपए, यानी आग लगने के समय पर मेरे पास 5 लाख का स्टॉक अवेलेबल था। अब मैं क्या काम करूंगा, आग तो लग चुकी है, आग बुझाने का काम किया, तो बहुत सारा सामान जल गया, कुछ सामान बच गया। अब जो बच गया ना, उसको मैंने वहां से खाली करवा करके अलग से गोदाम में ले गया। फिर मैंने खाली करवा के जब गोदाम में ले गया, उसका काउंटिंग किया वो कितने रुपए का था, मालूम पड़ा वो साहब 1 लाख रुपए का स्टॉक ऐसा था जो जलने से बचा लिया मैंने। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा साहब आग लगने के समय पर मेरे प्रमाइसेस में 5 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, 1 लाख का स्टॉक मैंने जलने से बचा लिया, तो अल्टीमेट नुकसान कितना हुआ, 4 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या वाली। तो हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। वो इस बात को डिनोट करता है कि आग लगने के समय पर आपके प्रमाइसेस में कितना स्टॉक अवेलेबल था। फिर उसमें से जो स्टॉक आपने जलने से बचा लिया, उसको माइनस करके आप अपना लॉस ऑफ स्टॉक निकाल सकते हैं। आगे सारी बातें मैं लिखवाऊंगा, पर आज की क्लास में इतना रखूंगा। अब ये थ्योरी लिखवाई है, एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। जो बात मैंने बोली वही मैंने लिखवाई है, देखो। इन दिस केस, अगर कोई भी स्टॉक नॉन काउंटेबल नेचर का है, देन बिजनेसमैन और ट्रेडर एक नोट प्रिपेयर करता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वो एक नोट बनाता है जिसके थ्रू ये पता करता है कि आग लगने के समय पर मेरे पास कितना स्टॉक था, बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और उस नोट का नाम क्या है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ये मालूम करता है कि आग लगने के समय पर मेरे पास कितना स्टॉक था। एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर दैट हाउ मच स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। और बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, कि आग लगने के समय पे कितना स्टॉक था। इफ एनी स्टॉक सेव, अगर आपने कोई स्टॉक जलने से बचा लिया, देन दैट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो आग लगने के समय पर बैलेंसिंग फिगर से 5 लाख का स्टॉक निकाला था, इसमें से 1 लाख का स्टॉक सेव कर लिया, तो बाकी बचा आपका लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, 4 लाख का। तो ये आपको नॉन काउंटेबल नेचर के केस में मालूम पड़ गया कि 4 लाख का स्टॉक मेरा जो नुकसान हुआ है, उसके लिए मेरे को इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मांगने जाना है। और जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मांगने जाते हो ना, तो क्या वो सारे अमाउंट का क्लेम देती है क्या, नहीं देती है ना, बेवकूफ बनाती है वो। तो वो कैसे बनाती है वो मैं समझाऊंगा आपको, कब, अगली क्लास में। समझ आ गई बात आपको मेरी। तो आज की क्लास में जो बातचीत हमने पढ़ी वो आपको सभी को समझ में आ गई होगी। आज की इस कक्षा में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। बताओ। हमारे कोर्स में यही है, कोर्स में स्टॉक पॉलिसी है, प्रॉफिट पॉलिसी है। इसके अलावा और कौन सा नुकसान आप सोच सकते हैं, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस ऑफ फायर, वही स्टॉक का नुकसान है ना। थेफ्ट का मतलब क्या, सामान चोरी हो जाना, स्टॉक चोरी हो जाना। अब स्टॉक का चोरी होना, स्टॉक में आग लग जाना, एक ही बात है। ये बात समझ आ गई क्या, चलिए धन्यवाद।